अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। रमज़ान की मुबारक। हमारा यहाँ पे तो रमज़ान शुरू हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द मंथ ऑफ रमज़ान। आपका भी इंशाल्लाह शुरू होने वाला है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त महीना है, ब्लेसेड मंथ है। तो इसमें आप सब ने दुआएँ करनी है। इसी हवाले से एक छोटी-सी हदीस पाक मैं कोशिश करूँगा कि हम डेली एक ना एक हदीस जो है वो आपके साथ शेयर करें। फ़ुज़ैल ने तलहा बिन उबैदुल्लाह बिन क़रैज़ से, उन्होंने उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से और उन्होंने हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुसलमान बंदा नहीं जो अपने भाई की पीठ पीछे उसके लिए दुआ करे, मगर एक फरिश्ता है जो कहता है तुम्हें भी उसकी मानिंद मिले। तो ये सही मुस्लिम की है हदीस 6927। किताब ज़िक्र इलाही जो है उसमें है, दुआ और तौबा इस्तिग़फ़ार का जो किताब है वो चैप्टर है उसमें है। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि एक दूसरे के लिए दुआ किया करें और ख़ास तौर पे जब कोई आदमी आपके करीब, आपसे दूर, जहाँ भी हो, अगर वो आपसे दूर भी है तो उसके लिए दुआ ज़रूर करें। क्योंकि जब वो दुआ आप उसके लिए माँग रहे हैं, वही दुआ आपके लिए भी कबूल हो रही है। तो इसलिए एक दूसरे के लिए आएँ, दुआएँ माँगे। ये दुआओं का महीना है, कबूलियत का महीना है, कुरान का महीना है। जितना भी कुरान पाक हम पढ़ सकें उतना ही कम है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। आज का जो हम प्रोग्राम करेंगे वो हम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है उनसे गुज़ारिश है, कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिए। मुझे यकीन है कि वो हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो आज का जो प्रोग्राम है वो एक हमारी ऐसी शख्सियत जो है पाकिस्तान की, मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, आज पहली दफ़ा मेरे शो में आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और वो डेली पाकिस्तान के एडिटर हैं आजकल और टैलेंट न्यूज़ के ऊपर अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं, नया दौर। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे और बहुत पुरानी उनके साथ दोस्ती है। आज पहली दफ़ा आपके साथ वो आ रहे हैं। हियर कम्स जनाब इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। और मुझे भी उतनी खुशी हो रही है जितनी आपको हो रही है। एक अरसे बाद हम 2 इसार और इसरार इकट्ठे हो रहे हैं। आर का फ़र्क है हम दोनों में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करके। बड़ी नवाज़िश राना साहब, आपके साथ बड़ा अच्छा वक़्त गुज़रा है। जब हमने जर्नलिज़्म शुरू किया था, तो उस वक़्त हम इकट्ठे हुआ करते थे। मैं जंग और द न्यूज़ में था, आप उस वक़्त खबरें में थे। फिर एक सफ़र जो है वो आपका शुरू रहा उधर से और हम लोग इधर-उधर चलते रहे। लेकिन देखें, ये ज़िंदगी जो है ये बड़ी छोटी-सी ज़िंदगी है, इसमें कहीं न कहीं मुलाकात हो ही जाती है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, राना साहब, एक तो ये है कि ज़रा आज का ज़रा सिलसिला जो शुरू करते हैं, जो सिनेरियो है वो आपके सामने है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन नए सदर आ चुके हैं, नई असेंबली बन चुकी है, नए वज़ीर-ए-आज़म आ चुके हुए हैं और अभी हम देख रहे हैं कि सेनेट के भी इंतखाबात होने वाले हैं, नए 48 सेनेटर्स ने रिटायर जो होना है, उनकी जगह पे नए लोगों ने आना है। तो अब ये जो सारा का सारा सिलसिला हुआ, हमने धांधली के भी इल्ज़ामात देखे, सब कुछ हुआ, व्हाट नेक्स्ट? अब आपको ये चीज़ें जो हैं वो कैसे अनफ़ोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं? आइंदा चंद महीनों में क्या होने जा रहा है? ये पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक गैर यकीनी की जो कैफ़ियत है, वो मैं देख रहा हूँ कि बदरजाए उतम मौजूद है। तो इसको आप कैसे अनफ़ोल्ड होता हुआ देख रहे हैं जी? देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में इंतखाबात होते इसलिए हैं कि सियासी इस्तेहकाम आए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा इंतखाब एक नए सियासी अदम इस्तेहकाम को लेके आते हैं। और इस बार तो चूँकि हर दौर में इंतखाबात में रिगिंग होती है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरह हुई, उसमें इस आड़ को या इस शर्म को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया गया कि अगर हम बेईमानी भी करते हैं तो थोड़ा-सा उसको कोई कैमोफ्लेज कर लेते हैं, कोई शक्ल दे लेते हैं। इस बार एक बड़े नेकेड अंदाज में ये सारा कुछ हुआ। तो जब इंतखाबात प्री इलेक्शन एरा था, तो तब ही ये बात हम जैसे लोगों को समझ आ गई थी कि इसमें पीटीआई को नहीं शामिल होने दिया जाएगा इस सारे सिस्टम में। लेकिन वो जो रिजल्ट आए वो मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे साथियों समेत तमाम इदारों के लिए भी बड़े हैरान कुन थे और नाकाबिले यकीन थे। अब उसके बाद फिर जिस तरह उन नताइज को बदला गया और बदलने के बाद एक जब लुढ़ी लंगड़ी
اور ایسے لوگوں کے اوپر میں حکومت بنائی گئی جو انپاپولر ہیں پاکستان میں. تو ایک پھر یہ بات رجسٹر ہوئی کہ شاید پاکستان میں زبردستی عام آدمی کے مینڈیٹ کو کچل کے اور ایسے لوگ لائے جا رہے ہیں جن کے اپنے کچھ مفاد اور مقاصد ہیں. اب ایسے حالات میں اب یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آ جائے گا, معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. اور پھر یہ کہ عمران خان تو تھا ہی ایک خطرناک, اوپر سے فضل الرحمان صاحب کو بھی ناراض کر دیا. یعنی یہ دونوں اگر مل جائیں تو ایک لیتھل ویپن بن جاتے ہیں. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ رمضان کے بعد کوئی کس طرح کی فارمیشن ہونے جا رہی ہے جس میں فارم 45 والے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے, فارم 47 والے ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب صاف صاف تصادم ہے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی کا فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوگا, بلکہ پاکستان کی جو اکانومی لوگ کہتے ہیں دلدل میں دھس رہی ہے, میں کہتا ہوں دھس چکی ہے. اور اب تو ضرورت تھی کہ کوئی بہت طاقتور لفٹ ہوتی جس سے اسے نکال دیا جاتا, لیکن اس وقت پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مزید دبا دیا گیا کہ اور دلدل میں دھس جاؤ. اور یہ صورتحال بڑی خوفناک ہے. اللہ نہ کرے کہ یہ سیاسی تصادم اس سطح پہ بڑھے کہ یہ نظام ہی لپیٹ دیا جائے, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نظام چلانا بہت مشکل ہوگا ایک کمزور لوگوں سے. لیکن رانا صاحب اس میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اب دیکھیں نا جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ معاملات جس طرح کے چلیں گے زیادہ دیر چلے گا نہیں, اور بڑا ہی کمزور قسم کی بنیادوں پہ یہ بنایا گیا ہے. لیکن کیا بنانے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کمزور بنیادیں ہیں؟ کیا وہ ڈیلیبریٹلی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا نظام جو ہے وہ بنایا جائے اور اس کو دھکوں کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کرچز کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کی جائے تاکہ ہمارا جو کنٹرول ہے وہ قائم رہے؟ تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا, اور پاکستانی قوم کو تو ظاہر ہے کہ فائدہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہے نا, یہ نہ عمران خان کی زرداری سے ہے یا نہ نواز شریف سے, یہ لڑائی براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اور دونوں فریق اس سطح پہ 180 ڈگری پہ کھڑے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح کے انتخابات اور یہ اس طرح کی حکومت ہوئی. تو میری ذاتی رائے یہی ہے کہ عمران خان کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے اندر نرمی لانا پڑے گی اور ایک دوسرے کو قبول کرنا پڑے گا. اگر وہ پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو ایکسیپٹ کرے اور عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹ کریں, اور یہ دونوں ایک جو لکیر ان دونوں نے اپنے درمیان لگائی ہے اسے ختم کریں. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد عوام میں کسی شخص کے لیے سطح تک محبت دیکھی ہے, بلکہ یہ محبت ذوالفقار علی بھٹو سے کسی تھوڑا سا آگے ہی ہے. سو یہ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ کیا دو طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے. تو دو طاقتور جو حصے ہیں اگر وہ ان کے درمیان تصادم رہے گا تو پاکستان کو نقصان ہوگا. سم ہاؤ مجھے فیل ہوتا ہے کہ کہیں آپس میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ پھر سے پیدا ہوئی ہے, اور عمران خان یہ بات اگر سمجھ گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر اس سروائیول ممکن نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ بھی شاید سمجھی ہے کہ عمران خان کو انہیں توہن کرہن قبول کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ کے پی کے میں بھی حکومت بن گئی ہے, کچھ تھوڑا سا کچھ لچک سی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے یہ مزید بہتر ہو جائے اور دونوں کے درمیان خلیج جو ہے وہ کم ہو جائے. یہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. لیکن رانا صاحب ہم جو آن گراؤنڈ سچویشن دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں آج, آپ نے پڑھا ہی ہے سارا کچھ اور آپ نے کور بھی کیا ہوگا. جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں آپ دیکھیں کے پی کے میں تو ان کی گورنمنٹ ہے, چلے وہاں پہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن پنجاب میں جو کریک ڈاؤن ہوا ہے, جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, جس طریقے سے ان کو مارا گیا ہے ایک بار پھر, اور جس طریقے سے بڑے بڑے لیڈرز کو, سلمان اکرم راجہ کو, رتیف کھوسہ کو, ان سب کو گرفتار بھی کیا گیا, ایون چلے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن کیا گیا. اسی طرح جو لوگ ہیں جو جیلوں میں آلریڈی ہیں وہ ابھی تک اندر ہیں, خواتین اندر ہیں. اس طرح کی چیزوں میں تو ابھی تک کوئی ہمیں لیٹ اپ نظر نہیں آ رہا, کوئی ہمیں ریلیکسیشن نظر نہیں آ رہی.
हाँ नहीं, नजर तो नहीं आ रही, लेकिन इसमें कुछ की जमानतें भी हो गई हैं, वो बाहर भी आई हैं। खदीजा शाह हैं, फिर वो लाहौर से एक हम खातून हैं, वो कुछ एक थोड़ा तैयबा थोड़ा राजा मियां। जी, वो हो रहा है। लेकिन इसमें डेफिनेटली जो पंजाब की वजीर आला हैं, वो एक खास मुखासमत की हिस्ट्री रखती हैं इमरान खान से, और वो पहली दफा बनी है। बज़ाहिर उनका बहुत सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है वीडियोस के जरिए, और लेकिन वो बड़े भोंडे अंदाज में वीडियोस बनती हैं, और वो बजाय ये कि वो एक अच्छी इमेज क्रिएट हो, वो एक मजाक बन जाता है। तो उनके जो मीडिया टीम है उसमें भी नजर मारने की जरूरत है। दूसरा ये कि वो इस सख्ती से नफरत में मुब्तला है पीटीआई की, कि उनका वो जिस तरह जहां से निगरान हुकूमत ओहो, ये ये हमारे साथ कनेक्शन, आपको पता है ना, पाकिस्तान के साथ ये हमारे साथ ये सिलसिला चलता रहता है। जी राणा साहब, आपको आवाज आ रही है जी? राणा साहब को आवाज नहीं आ रही है। जी राणा साहब वापस तशरीफ ला चुके हैं। जी राणा साहब, प्लीज गो अहेड। अच्छा, तो जो पंजाब पुलिस ने निगरान हुकूमत के दौर में पीटीआई के साथ किया था, वही कंटिन्यूटी है। और दिलचस्प बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा था वो ये है कि 2 दिन पहले जब आसिफ जरदारी सदर बने, तो माल रोड के ऊपर जियालों ने एक कैंप लगाया जश्न मनाने के लिए। तो हाँ, पुलिस ने उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया और उनका सामान वगैरह उठा के ले गए, और उन्होंने उस पर भी एहतजाज किया। तो मेरा ख्याल है वो शायद ये समझे कि वो 3 रंग के झंडे देख के कि शायद पीटीआई से मिलते जुलते रंग है, तो उन्होंने हाँ, एहतियातन उनको भी रगड़ दिया अपने साथ। सो हाँ, ये जो पंजाब में पुलिस का रवैया है पीटीआई के साथ, वो तो कोई नया नहीं है। पिछले 2 सालों से ये देख ही रहे हैं हम। हाँ, अब एक नई इतलात ये है कि मोहसिन नकवी साहब को वजीर दाखिला बनाने की वजीर तैयारियां की जा दाखिला। रही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह उन्होंने पुलिस को इस्तेमाल किया पीटीआई के खिलाफ, और जिस बेजिगरी से किया, और उन्होंने ये सोचे समझे बगैर कि इसके क्या उनके मुस्तकबिल में उन पर असरात होंगे, उन्होंने इसकी परवाह ना की। जिस तरह खवातीन के साथ किया गया, घरों में घुस के पुलिस ने जो कुछ किया, वो पाकिस्तान की तारीख का एक बुरा बाब है। हाँ, सो सही बात। ये सारा कुछ पंजाब में तो हो रहा है, और मरियम साहिबा उसका वो अपना निकालिए। आप देखें कि सिंध में ऐसा इस तरह की सिचुएशन फिर भी नहीं है। पंजाब में बहुत बुरा हाल है। तो ये तो मरियम साहिबा की अपनी सियासत है जहां पे वो कर रही है, लेकिन मरियम साहिबा ने पीपल तो स्ट्रीट मरियम साहिबा ने तो कहा था ना, उन्होंने तो कहा था कि आई विल बी वेरी रूथलेस। वो तो रूथलेस तो फिर वो बन गई। हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ना मैं आपको बताऊं कि पंजाब में सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है पॉलिटिकल। और मरियम साहिबा का ये जो अभी जरा थोड़ा गरम गरम है, और इसमें वो मीडिया में कोशिश कर रही है कि अपना बहुत एक सॉफ्ट वजीर आला का इमेज बनाए, लेकिन वो जो जिस तरह की चीजें वो कर रही हैं वो उनके हक में नहीं जानी। और आटे वाले इशू में भी बहुत ज्यादा तनकीद हुई उनके वालिद साहब की तस्वीर लगाने के ऊपर। फिर उसके बाद आटे की तकसीम के इशू के ऊपर भी बहुत सारी मामला सामने आ रहे हैं। ये भी एक इल्जाम सामने आ रहा है कि ये आटा मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं जिनके वो आटे की कारखाने हैं, ये वहां से परचेज किया जा रहा है। तो ये भी सेल्फ एक अपनी जगह पे बात है। लेकिन मरियम साहिबा का मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि जब ये वो पैर जमीन पे रखेंगी और अमली तौर पे आगाज करेंगी, तो उनके लिए बकौर मौलाना हाँ जी, फजल रहमान जमीन बहुत गर्म होगी। और इसमें देखते हैं कि वो कैसे सरवाइव करती हैं, वो अपने गुस्से मुश्किल होगा। नफरत के अंदर रह के आगे बढ़ती हैं, या कोई ऐसा रास्ता निकालती हैं जिससे मामला थोड़े से कूल डाउन हो और वो अपने काम कर सकें। तो लेकिन उनके तो ये जो सुना है, एचिसन कॉलेज में उनको दावत नामा दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, और फिर वहां पे जो नाराबाजी हुई है, ये चीजें जो हैं, ये तो मरियम की सियासत के आगाज के लिए तो कुछ अच्छी ओमेन नहीं है। आप दोबारा सवाल प्लीज कीजिएगा, मैं मैंने कहा सुन जो नहीं पाया। जी, जो एचिसन कॉलेज में उनको सुना है कि किसी फंक्शन में दावत नामा दिया गया था कि आप तशरीफ लाएं, और वो फिर नहीं है, वो बुलाया गया उनको दोबारा।
तो ये तो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, मतलब पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो, अगर इस तरह की उनको इनविटेशन दे के डिक्लाइन किया जाएगा तो ये तो एम्बैरसिंग सिचुएशन है उनकी। बिल्कुल, साना साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी किसी लीडर के लिए मोहब्बत और फैन फॉलोइंग नहीं देखी पाकिस्तान में, और खास करके जो नौजवान हैं उनमें तो ये क्रेज है इमरान खान का। और एक चीज मैं आपसे और शेयर करूं, इन इंतखाबात में जो मेजर फर्क पड़ा ना, वो था सॉरी, जो नए 1.5 करोड़ वोट रजिस्टर हुए थे। और ये नए 1.5 करोड़ वोट वो हैं जो नौजवान जिन 18 साल के हुए और उनके वोट रजिस्टर हुए थे, जिन्होंने इस इंतखाब में इनकलाब लेके आए। अब जरा इस बात को समझिएगा कि वो नौजवान ये समझते हैं कि हमने पहली दफा मैंडेट अपना का हक इस्तेमाल किया और वो छीन लिया गया, तो ये उनके दिल में जो नफरत है वो हम बाबों से ज्यादा है। हम बाबे तो आदी हैं इस सारी सूरत हाल के। हमारे लिए को पहली दफा तो हमारा वोट चोरी हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो हम तो वो रजिया है जो हर दफा गुंडों में फंसी होती है और उसके साथ कभी भी कुछ भी कोई बलात्कार हो जाता है। लेकिन ये जो नौजवान है, इनके साथ चूंकि ये पहली दफा हुआ तो वो गुस्से में है, वो रद्दे अमल दे रहे हैं। और ये बात रियासत को समझनी चाहिए, जो नहीं समझ पा रही वो, कि आप हम बाबों को तो किसी ना किसी तरह कर लेंगे, लेकिन ये जो 18 साल से ऊपर की उम्र के नए वोटर्स हैं, इनको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते आप। और यही वजह है एचिसन की तकरीब में जो कुछ हुआ, जिस तरह नारेबाजी हुई, जो एचिसन की तारीख का हिस्सा नहीं है, उनके ट्रेडिशंस का हिस्सा नहीं है। तो अगर एचिसन जैसे डिसिप्लिन्ड और हाई फाई लोगों के कॉलेज में ये रद्द-ए-अमल है, तो आप सोचिए कि नीचे के कॉलेजेस में और तालीमी इदारों में क्या होगा। और ये एक खोल रहा है लावा। मुझे ये डर है कि किसी दिन ये सारी चीजें मल्टीपल कठिन खोद के कोई बुरी शक्ल इख्तियार ना कर लें। तो मैं तो बतौर सहाफी भी, मुझ पे बड़ा प्रेशर होता है बड़ी चीजों का, और मुझे मेरी गुफ्तगू की वजह से मुझे बहुत मुश्किलात भी हैं, सारा कुछ भी है। मेरे बुजुर्ग जो हैं इधर उधर बैठे हुए, वो भी मुझे मुख्तलिफ तरीकों से एडवाइस करते हैं कि अपनी जबान जरा थोड़ी बंद रखें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में बात करता हूँ कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो अब ये जो निजाम हम समझते हैं कि हम लोगों की राय कुचल देंगे और फिर हम ये करते हैं कि इससे निकलना होगा, जरदारी और नवाज शरीफ को ये समझना होगा कि 1990 नहीं है, ये 2024 है। और ये बहुत आगे की गेम हो गई हुई, ये अभी तक 1900 की सियासत में दफन लोग हैं, जबकि लोग जो है वो 21वीं सदी के अंदर जी रहे हैं। सो इन सारी सूरत हाल में नौजवानों, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में इस तरह की और सिचुएशन भी मरियम साहिबा को फेस करनी पड़ सकती है, और जो उनके लिए बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट का बाइस बनेंगी। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा, ये मुझे बताएंगे, आपने अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी का जिक्र किया, ये मोहसिन नकवी साहब कैसे वजीर दाखिला बन सकते हैं? ना तो वो सेनेट के रुकन है, ना कौमी असम्बली के रुकन है। अगरचे आइन में एक गुंजाइश थोड़ी सी निकलती है आर्टिकल 91(9) के हिसाब से, लेकिन उसमें भी मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं से जाके इनको सेनेट में ये लाना पड़ेगा, और अगर सेनेट में लाते हैं और फिर ये इनको कैबिनेट का हिस्सा भी अभी भी चूंकि बना रहे हैं, तो ये किस खाते में जा रहे हैं? ये क्या पीपल्स पार्टी की जो सीटें हैं उनकी जगह पे जा रहे हैं, या पीएमएल नून जो है इनको ओन कर रही है? किस खाते में जा रहे हैं जी कैबिनेट में? देखिए, इनका खाता बड़ा वसी खाता है, और जो खाता है ना उसका बार पीपल्स पार्टी उठा सकती है, ना नून लीग उठा सकती है। देखें जी, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, तो वो किसी और खाते में है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग तंग आमद बजंग आमद और एमक्यूएम उन्हें मुंतखब करना पड़ेगा। और मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि आगे चल के वो एक बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टरशिप के। और अगर सिचुएशन कभी भी कुछ ऐसी वैसी होती है तो वो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नेक्स्ट सामने आएंगे,
और मरियम और बिलावल जो हैं उनके को वो देखते रह जाएंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये कभी जाके आप देखिएगा कि ऐसा होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने की है। अच्छा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि जो आप कह रहे हैं उसकी तो मुझे जो जो पिछले तरीका चल रहा है उसके हिसाब से तो ठीक है, उसकी जस्टिफिकेशन बनती है, लेकिन किसी आइन, किसी कानून के तहत ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ तो एक कानून और आइन जो मज़ाक बन चुके हुए हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि पॉसिबिलिटी भी होगी। अच्छा, एक चीज़ मुझे ज़रा बताएँ, आरिफ अलवी साहब ने अपना ऐवान सदर छोड़ते ही, कराची जाते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने काफ़ी सीधी-सीधी बातें की हैं। तो क्या आरिफ अलवी साहब अब आइंदा चंद दिनों में मज़ीद कुछ राज़ों पे जो है उनको अफ़शा करेंगे, उनके ऊपर से पर्दा हटाएँगे? देखें, एक तो आरिफ अलवी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो कैद से रिहा हो गए और वो अपने खैर खैरियत से बाहिफाजत मुकम्मल हाथ पाँव के साथ घर अपने पहुँच गए। तो अब वो काफ़ी अरसे से बाजियाब नहीं हो रहे थे, तो वो हो गए। अब आरिफ अलवी अभी तो शायद ना बोलें, उनके मनसब का तकाजा ये है कि अभी वो खामोशी इख्तियार करें। लेकिन आरिफ अलवी के पास जो कुछ भी मौजूद है वो इतना खौफनाक और भयानक हकीकतें हैं कि जब वो खुलेंगी तो ये तो कुछ भी नहीं है कि जो अब आके पीडीएम के लोग कहते हैं कि जी हमें ऐसे बताया गया, ऐसे किया गया। आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर में रह के जिस तरह उन्होंने दिन गुजारे, जो जो कुछ उनके साथ हुआ, वो हाँ, कौम की अमानत है और मुझे पता है कि वो कुछ अरसे बाद ये वो अमानत कौम को वापस लौटाएंगे, क्योंकि उससे भी बहुत सारे जो चेहरे हैं जो नजर नहीं आते वो सामने आएंगे। सो आरिफ अलवी साहब का थोड़ा सा वेट करें, वो मिलेंगे एक वक्फे के बाद, तरह वो थोड़ा सा आराम फरमा लें और उसके हाँ, बाद हाँ, जो कुछ वो कहेंगे वो पाकिस्तानी सियासत ठीक, में एक सुनामी किसी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये मैं आपको आपने ठीक, आपके प्रोग्राम में वो बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे बताएँ कि पिछले दिनों में हम बात सुन रहे थे कि जनाब क्या मुफ़ाहमत की कुछ कोशिशें जो हैं वो हो रही हैं और इमरान खान के साथ मुख़्तलिफ़ तरीकों से कुछ न कुछ डील करने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि उनको बनी गाला ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उनको भेज दिया जाए बेगम साहिबा के पास और उनको कहा जाए कि जी आप कुछ देर ज़रा थोड़ा-सा सब्र करें और इस हुकूमत को चलने दें। क्या इस तरह की चीज़ें हैं? कुछ उनकी रिहाई की खबरें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी अप्रैल में उनकी रिहाई हो सकती है। तो आपको भी किस इस तरह के इम्कानात नज़र आते हैं? देखिए किसाना साहब, मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ ना, और ये तकरीबन 27, 26, 27 साल का मेरा उनके साथ एक, अब मैं उन्हें देख रहा हूँ, करीब से भी देखा है। मैं उसे जिस इमरान खान को जानता हूँ वो कोई डील नहीं करेगा, वो कोई रिलीफ नहीं लेगा। वो जब भी बाहर आएगा वो अदालतों के ज़रिए बाहर आएगा और वो जब भी बाहर आएगा वो एक साफ शफ़ाफ तरीके से बाहर आएगा। क्योंकि अगर वो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाता है या इस तरह, तो उसकी जो स्ट्रगल है और जो उसका नैरेटिव है वो सब कुछ बकौल मरवत साहब के बढ़ जाएगा। सो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इतनी मेहनत मुशक्कत इसलिए की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लोग जेल से भागते हैं और लेकिन वो जेल उसके लिए कोई ऐसा चीज़ इस तरह की जेल नहीं है जो कभी का हम काट सकते हैं या कोई आम पाकिस्तानी काट सकता है। वो वहाँ पे बशाश बशाश हैं, बल्कि जो ओहो! आज ये कनेक्शन जो है वो गड़बड़ कर रहा है। दोबारा मेरी ख़्वाहिश होगी कि वो जल्दी विधानसभा में जॉइन कर लें। लेट्स सी। जी, राना साहब तशरीफ़ लाए हैं। कनेक्शन का प्रॉब्लम है और जी, राना साहब सॉरी, ये मेरा ख़्याल है ये कनेक्शन डिस्टर्ब कर रहा है। आप कह रहे हैं कि वाईफाई का हशाश-बशाश कोई है वहाँ इशू पे। है। हाँ, पाकिस्तानी वाईफाई जो है ना इसी तरह के होते हैं। हाँ, 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 ठीक और बात। अब मैं अच्छा, कंटिन्यू आप कह करूं? रहे थे कि हशाश-बशाश हैं जी, प्लीज़ गो अहेड। जी, वो बहुत हशाश बशाश है। बल्कि ये कहा जाता है कि जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कहीं से सैर सपाटा करके आ रहे हैं। वो बड़े, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी पॉजिटिव होती है। आप देखें ना,
ये वो लोग हैं सारे जो जरा सा जेल में जाएं तो बीमार पड़ जाते हैं और फिर वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाते हैं। जरदारी साहब का कहते हैं 10 साल वो सजा काटी, लेकिन उन्होंने सारी सजा तो काटी हॉस्पिटल्स के हॉस्पिटल में। अंदर। और फिर ये कि मियाँ साहब 2-3 कुछ दिन रहे जेल, तो जो उनकी तस्वीरें रिलीज हुई थी रोते हुए और वो सारा कुछ, हाँ। वो भी सामने शहबाज शरीफ साहब के कमर में वो दर्द हो जाता। तो ये सारे वो बीमार लोग हैं जो हॉस्पिटल जेल के नाम से बीमार हो जाते हैं। तो वो तो एक अरसे से जेल में है और उसके मुतालिक ये कहा जाता था वो तो नशई है और वो नशा करता है हाँ। और ये वो। और तो उस पे से ये भी खत्म हो गया कि वो नशा करता था बकौल इन लोगों के रोजाना। वो तो जेल में कहा यह जाता है कि उससे ने जो वाहिद डिमांड की थी वो ये थी कि जी मुझे जरा डंबल शंबल ला दे, मेरे मेरे डोले कम पड़ गए, तो मैंने डोले अपने फिट करने। तो उसको तो जेल में ऐसे और फिर जो उसका इस टाइम माइंड सेट है वो एक डिफरेंट इमरान खान का माइंड सेट है। इस माइंड सेट में जो लोग आके बताते हैं वो ये है कि वो उसके ऊपर एक कोई कैफियत तारी है और उस कैफियत तारी होने के बाद वो जो कुछ भी मिलने वालों से कह रहा होता है, मिलने वाले भी उसे देख के परेशान हो रहे होते हैं कि ये इसको ये इस कतन नहीं है कि मैं जेल में हूँ, मेरी बेगम के वो जेल में है, मेरे वर्कर्स के साथ वो एक नए अंदाज में बात कर रहा होता है कि जाके कौम को कह दो कि यूं करना है, और कौम को कह दो कि ऐसा होगा, और कौम को कह दो ऐसा होगा। उसके अंदर एक कोई और कैफियत है उसमें। सो और फिर दिलचस्प बात यह है, हैरत अंगेज बात यह है कि उसकी जो प्रोडिक्शन है वो 100% पूरी हो रही है। उसने कहा कि जी अच्छा। मैं जेल जाऊंगा, नाहे लूंगा, नवाज शरीफ आएगा, उसके केसेस खत्म होंगे, मेरे पार्टी पे पाबंदी लगेगी, इलेक्शन होंगे और मैं जीत जाऊंगा। अब देखें कि एक शख्स ये बात इलेक्शन से बहुत पहले कह रहा है कि इस तरह होगा और इसी तरह हुआ। सो हाँ। वो उसके लिए ये मैटर नहीं कर रहा कि वो बनीगाला में शिफ्ट हो या जेल में रहे। उसको वहां बैठ के वो जितना आजाद है, इतने आजाद नवाज शरीफ और जरदारी बाहर बैठ के नहीं है। वो जिसने वहां बैठ के जिस तरह पाकिस्तान के निजाम को चैलेंज करता है, कर रहा है और वो उसमें कामयाबी हासिल कर रहा है, वो ये दोनों नवाज शरीफ जरदारी बाहर फिर के नहीं कर पा रहे। सो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे डील शील होगी। सदर अलवी ने भी जाते जाते कोशिश की थी तो वो इनकार कर हाँ, दिया नहीं गया। और अब मेरी इतलात यही है कि हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस बात को पूरी तरह रियलाइज कर ले कि इमरान खान को लेके चलना है, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सियासी स्टेक होल्डर है। अगर ऐसा होता है और अदालतें जैसे नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने चंद दिनों में कई सालों की सजाएं माफ कर दी, तो फिर मुमकिन है कि हाँ, अदालतों के जरिए ही इमरान खान बाहर आ जाए। हो जाएगा। चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आई हैव टू लीव इट देयर। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू वेरी सून जी। जितने हमने स्मूथ अंदाज में ये सारा प्रोग्राम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हम ऑफ एंड ऑन इकट्ठे हुआ करेंगे। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और बहुत आपकी शुक्रिया। जो थैंक यू सर। आपके जो बड़े वसी तजुर्बात हैं उनको हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।